देखिए बेटा, हमने कल प्रेशर की इक्वेशन को डिस्कस किया था और प्रेशर की इक्वेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेशर ऑफ गैस है इसको हम पढ़ रहे थे बेटा। तो प्रेशर ऑफ गैस के अंदर जो चीज हमने पढ़ी थी वो ये चीज पढ़ी थी कि प्रेशर जो होता है वो इक्वल किया था हमने 1/3 रो एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर के। इतना फार्मूला हमने पढ़ा था कि प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है 1/3 ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। आज इसको आगे ले जाते हैं। देखें, हमने यहाँ पे किया था कि डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और मास को हमने बराबर किया था N इंटू एम अपान V। ये जो होता है ये मोलर मास होता है, जबकि ये जो M होता है ये मॉलिक्यूलर मास होता है। अब N का मकसद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, M का मकसद है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल और V का मकसद हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये कल की इक्वेशन में हमने किया था। यहाँ पे रखें तो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा 1/3 इस तरह से N इंटू एम अपान V इंटू एवरेज जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर का। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 N अपान V इंटू एम V स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2/3 N अपान V, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि 1/2 M एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रेशर हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3 N अपान V। ये हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है 2/3 N अपान V इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगी तो वो गैस जो होगी वो प्रेशर ज्यादा लगाएगी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस चीज पे या किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन प्रेशर की ये भी होती है कि प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है 2/3 ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। किसी भी कंटेनर के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतना जो होगा वो प्रेशर ज्यादा होगा। वो फैक्टर आगे अलग से भी बताता हूं। तो ये प्रेशर की एक अल्टरनेट इक्वेशन है कि प्रेशर को आप काइनेटिक एनर्जी के सेंस में इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको फर्दर इस तरह से ले जा सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, नंबर इनटू काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं कि पूरे वॉल्यूम ऑफ द गैस के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसके सेंस में भी आप इसको प्रेशर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर की एक 3 इक्वेशंस हुई। एक प्रेशर की इक्वेशन ये हुई, आप इसको इस तरह भी
कर सकते हैं। एक प्रेशर की इक्वेशन ये हुई, दूसरी प्रेशर की इक्वेशन ये हुई, और तीसरी प्रेशर की इक्वेशन ये भी हुई। आगे भी एक इक्वेशन हो सकती है इसकी, ठीक है। प्रेशर की एक और इक्वेशन भी हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये हो जाती है प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये आप कह सकते हैं, ये हो जाएगी 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप इसको कह सकते हैं, मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो प्रेशर को आप डिफरेंट चीजों के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये गैस मॉलिक्यूल की कितनी होती है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होती है वो कितनी होती है। देखें, इस इक्वेशन को आप यहां से कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 इंटू m अपॉन v इंटू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। सेम इक्वेशन, ये वॉल्यूम है, इसको इस तरफ ले आए। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं है, ये बार है, मैंने कल भी आपको बताया था। फॉर 1 मोल अगर हम करें, या फिलहाल फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। अब आप इसको कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा m इंटू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 2/3, ये आप करेंगे एवोगैड्रोस नंबर, और ये आप इसको कर सकते हैं 1/2 mv², ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन आज के लिए पहली इक्वेशन। आल्सो हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए हम करते हैं PV इज इक्वल टू RT, जबकि नंबर ऑफ मोल हम ले रहे हैं 1 मोल के लिए PV किसके बराबर हो जाता है, R इंटू T के, क्योंकि N का मकसद क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको आप कर लें इक्वेशन 2, दोनों को करें आप कंपेयर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये भी PV इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एवोगैड्रोस नंबर 1/2 mv², और ये होता है PV इज इक्वल टू RT। दोनों की लेफ्ट साइड क्या होती है, दोनों की लेफ्ट साइड जो होती है वो बराबर होती है। देयरफॉर आप कर सकते हैं कि 2/3, ठीक है, ये 2/3 एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय, देखें ये किसके बराबर हो जाता है, 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी,
तो ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू R इंटू टी, क्योंकि इसकी जो राइट साइड होती है ये क्या होती है, RT के बराबर। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, ये उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और ये हो जाएगा RT/NA, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं क्योंकि ये उस साइड पे जाएगा तो 3/2 बन जाएगा और ये उस साइड पे जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 और ये हो जाएगा R/NA इंटू टी, वेयर R/NA जो होता है ये बराबर हो जाता है K के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये हो जाएगी 3/2 KT, ठीक है। और यहाँ पे जो K होता है इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और इस K की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है R/NA, ठीक है। ये जो होती है आप R की वैल्यू डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर रखोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये किसकी है, अगर 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आपको कहा जाए, जैसे आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर जो STB का है, बेटा इंटर का आया नहीं है न्यू बुक, आप खामखा इतने कंफ्यूज ना हो, न्यू बुक है नहीं, आपको मिलेगा कहाँ से। अगर आपके पास हो, गवर्नमेंट ने आपको तैयार करके दिया हो तो आप मुझे भी भेज दीजिएगा, कोई कॉपी हो आपके पास, पैसे मैं आपको दूंगा, मेहरबानी कीजिएगा। ये है नहीं तो बुक आएगा कहाँ से, जब गवर्नमेंट ने नहीं बनाया तो जबरदस्ती बनाओगे क्या नया बुक, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जो है वो STB एक्सरसाइज है, STB एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो 11.5 है। डिटरमाइन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। ये है 11.5A, ठीक है। 11.5A जो होता है उसके अंदर दो हिस्से हैं, एक दिया हुआ है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब इसके अंदर जो मांगा गया है वो मांगा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है। तो आप इस तरह से करोगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल करोगे ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT, ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब आपको किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होती, फिर कोई हो, हाइड्रोजन हो, एनीथिंग हो, क्योंकि जब कोई भी गैस आइडियली बिहेव करती है देन काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज
काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑफ मोल ऑफ गैस। अगर किसी भी गैस का आपके पास मोल्स हो 1 मोल हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आप किस तरह से करोगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब K किसके बराबर होता है बेटा? K होता है R अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इंटू T। इसको आप ले, क्योंकि ये किसके है? एक मॉलिक्यूल की, और 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 3/2 R। ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो होगी, ये जो होती है, ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT, ये आ जाता है फार्मूला। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, 3/2 RT वाला तब लगेगा जब 1 मोल की आपको टोटल मोल की एवरेज, जो भी मोल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज निकालनी हो तो R वाला लगाओगे। अगर सिंगल किसी मॉलिक्यूल की निकालनी हो तो K वाला जो है वो फार्मूला लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है, उसके 6 सब्जेक्ट्स में एवरेज निकालना है तो K वाला फार्मूला। अगर पूरे क्लास का 6 सब्जेक्ट में एवरेज लेना है तो कौन सा फार्मूला? R वाला फार्मूला लगेगा। इस तरह से आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन बुक के अंदर जो दिया हुआ है हमारे पास, ये है 11 STB एक्सरसाइज। ठीक है, STB की एक्सरसाइज है और इसके अंदर है 11.5 का B क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा गया है कि व्हाट द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दीज टेम्परेचर्स, कि 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितनी है। तो आप ये करोगे कि इसके अंदर भी टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, और जो इसका दूसरा हिस्सा है उसके अंदर दिया हुआ है टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। इसको आप कर लोगे 273 प्लस 50, इस तरह से जो भी आएगा केल्विन के अंदर रखोगे तो इसके अंदर फार्मूला कौन सा रखोगे? काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होगी ये होगी 3/2 R इंटू T, ये फार्मूला लगाओ। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान में रहे कि जब आपको मोल की फाइंड करनी है तो RT वाला फार्मूला, और जब आपको मॉलिक्यूल की फाइंड करनी है तो कौन सा फार्मूला आप लगाओगे? तो जो आप फार्मूला लगाओगे वो आप लगाओगे KT वाला। ठीक है, इसको थोड़ा जो है वो डिफरेंशिएट करना कि K जो होता है वो R/Na होता है, उसमें डिवीजन में Na आता है, और जो R वाला फार्मूला होता है उसके अंदर किस में आता है? मल्टीप्लीकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी या इसके जो मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं प्रेशर के, ये हमने कर लिए। अब जब हम बात करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर हम 3 किस्मों की स्पीड लेते हैं। एक हम लेते हैं मीन वेलोसिटी, दूसरी हम लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और तीसरी हम लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, 3 किस्मों की वेलोसिटीज गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। ठीक है, तीनों को मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि मीन वेलोसिटी क्या होती है। मीन वेलोसिटी का मकसद है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं
उन मॉलिक्यूल्स की टोटल जो वेलोसिटीज होती है उन सब की अर्थमेटिक मीन, उन सब का एवरेज, उसको हम कहते हैं मीन वेलोसिटी। मैं सिंपल सा उसका फार्मूला भी लिख देता हूं और उसकी एक एग्जांपल भी लिख देता हूं। जरूरी नहीं आप इसको करें, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप मुख्तलिफ चीजें पढ़ते हो फिर पूछते हो, तो इसलिए मैं आपको वो चीज बता देता हूं। बाकी आपके जो है वो इसमें सिलेबस में नहीं है ये चीज। मैं सिंपली आपको उसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जरूरी नहीं आप उसके अंदर भटकें, ठीक है। आप उसको सिंपल लीजिएगा ताकि आपको सिंपल उसका कॉन्सेप्ट हो, बाकी इसको इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे पहले मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी जिसको हम खाली v बार कहते हैं, ठीक है। अब इसका मकसद है कि अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन मीन्स सिंपल एवरेज, अरिथमेटिक मीन ऑफ velocities possessed by gas molecules। गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो टोटल वेलोसिटीज होती है उनका जो एवरेज होता है उसको हम कहते हैं कि ये जो होता है उसको आप कहेंगे कि ये जो होता है ये हमारे पास मीन वेलोसिटी होती है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, सपोज करें हमारे पास किसी भी गैस के अंदर 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं, एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2, आपको पता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होती है। तो मीन वेलोसिटी सिंपल सा फार्मूला है v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू n मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लस vn अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरह से होते हैं। इसका एग्जांपल कर लें, सपोज करें इसका एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, कि आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं, v1 1 है, v2 2 है, v3 3 है, v4 4 है, v5 5 है, v6 6 है, मीटर पर सेकंड। ऑल वेलोसिटीज मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस्ड है। अब आप मीन कैसे निकालोगे, ठीक है। ये हो जाएगा मीन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 6, ठीक है। 3 6 10 15 21 21 अपॉन 6, 21 अपॉन 6 केतिरो थींदो, अप्रोक्सीमेटली 3.5, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग ईंदो, पाण एग्जैक्ट करे था वठो। 21 डिवाइडेड बाय 6 3.5 मीटर पर सेकंड। इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, या आप इसका एक और फार्मूला भी होता है, ठीक है। इसका क्या ताल्लुक होता है, मीन वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू द 8 kT अपॉन पाई इंटू m, ठीक है। ये फार्मूला भी होता है। और ये मीन वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा गैस होगा उतनी ज्यादा जो है वो होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका जो होगा ये आ जाती है मीन वेलोसिटी, ठीक है। इसका ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी जो होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दूसरी जो होती है वो होती है रूट
मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है उसका मकसद क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज करें मीन का स्क्वायर करें, v नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n होते हैं अपॉन n, ठीक है। अब अगर इसका अंडर रेडिकल निकाले, अगर इसका अंडर रेडिकल निकाले ना, इसका अगर हम करें स्क्वायर का अंडर रेडिकल, तो इसको हम कहते हैं RMS, वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर। इसका फार्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर प्लस अप टू Vn स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो ये जो होता है वो आप इस तरह से कर सकते। अब इसके बहुत सारे फार्मूले, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बहुत सारे फार्मूले हम ले सकते हैं। अब इसके कैसे लेते हैं? देखें, इसके मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं। एक होता है हमारे पास कि आपको पता है प्रेशर 1/3 रो एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। इसका जो अंडर रेडिकल होता है वो क्या बनता है? VRMS बनता है, ठीक है। तो आप करोगे कि VRMS इस तरह से, या आप इसको कर लें कैलकुलेशन, बहुत सारों को फिर मसले होते हैं। वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3p अपॉन रो, ठीक है। अब इसका अंडर रेडिकल लोगे तो ये बन जाएगा VRMS इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3p अपॉन रो। ये पहला फार्मूला आ जाएगा वेलोसिटी रूट मीन का, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये होता है, ठीक है, आपको पता है VRMS इज इक्वल टू, ठीक है, VRMS इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास अंडर रेडिकल 3p अपॉन रो। आपको पता है कि PV इज इक्वल टू, ठीक है, nRT होता है फॉर 1 मोल। अगर आप करें फॉर 1 मोल इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT होता है, जब n की वैल्यू कौन सी हम लेते हैं? 1 मोल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैंने 1 मोल लिया, इसका मकसद है ये मोल का मास है। तो आप करोगे VRMS इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3, यहां से आप कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू RT अपॉन V, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू RT अपॉन V, जब n की वैल्यू आप कौन सी ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, ठीक है। रखें आप RT अपॉन V, और डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3RT अपॉन M। यहां पे देखें, ये जब R इस्तेमाल करोगे तो आप मास किसका इस्तेमाल करोगे? मोल का। जब आप R इस्तेमाल करोगे तो मास किसका इस्तेमाल करोगे? मोल का, ठीक है। अब आप इसको एक और चीज के अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, आगे भी इस फार्मूले को ले जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा फार्मूला होगा? VRMS इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3RT अपॉन M,
अब ये इक्वेशन जो हमारे पास है इसको आप कर लें बी। अब इसके अंदर जो आप n = 1 लेते हो तो जो टोटल मास हो जाएगा वो m × एवोगैड्रोस नंबर होगा, क्योंकि आप 1 मोल ले रहे हैं। यहाँ पे n की वैल्यू आपने कौन सी ली है, 1 मोल ली है। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप कर सकते हैं V RMS = √3 RT upon m into एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आप कर सकते हैं = 3 T upon m into R upon Na। R upon Na किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 3 kT upon m। जब मॉलिक्यूलर मास की बात की जाती है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि अगर कहा जाए, जैसे आपके बुक में भी है शायद, एक मिनट मैं देखता हूं, आपके बुक में भी एक क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चन है SCB एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारे पास है 11.4 है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। इसके अंदर हाइड्रोजन का नेम इस्तेमाल किया गया है। जब हाइड्रोजन का नेम इस्तेमाल किया गया है तो सिंपल सी बात है, आपको मॉलिक्यूलर मास भी पता लग सकता है, मोलर मास भी पता लग सकता है, ग्राम मोल भी आप कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप इस्तेमाल करते हो K वाला फार्मूला, तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल पुट करना पड़ेगा, ठीक है। मास ऑफ द मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होता है, डायटोमिक। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हुए तो मास कितना हो जाएगा, 2, एक तो 2 होगा, और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम का मास किसके बराबर होता है, सिंगल प्रोटॉन के बराबर हम मानते हैं उसको। जो है वो 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर करोगे। तो आप इसको इस तरह से करोगे, मैं लिखता हूं इसको। तो यहां पे हाइड्रोजन का जो मास अगर आप लेते हो 2 × 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा, अगर आप इस तरह से रखते हो, ठीक है। और K की वैल्यू आप रखोगे SI सिस्टम के अंदर। K की वैल्यू आप किसके अंदर रखोगे, SI सिस्टम के अंदर। तो फिर यहां से V RMS =√3 kT upon m रखोगे, ठीक है। एक ये होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से लेते हो कि V RMS =√3 RT upon m, तो ये जो होता है ये मास ऑफ 1 मोल इन SI किलोग्राम के अंदर रखोगे, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये ध्यान में रखिएगा। अगर बात सिंगल मॉलिक्यूल की आती है तो हमेशा के इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी में हो, चाहे वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। जब बात मोल की आती है तो फिर हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, R वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर 1-2 और क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कि इस तरह से क्वेश्चन होता है कि स्पीड
speed of gas molecule 1000 meter per second at 500 केल्विन, सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। व्हाट इज molecules at 2000 केल्विन। अगर इस तरह से हो तो आपको पता है कि वेलोसिटी होती है अंडर रेडिकल 3 kT अपॉन m। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रेडिकल ऑफ टेम्परेचर के। ठीक है, इसका मकसद है कि टेम्परेचर अगर 4 बार बढ़ेगा, वेलोसिटी कितनी बार बढ़ेगी? 2 बार, क्योंकि देखिए टेम्परेचर 5 से 2000 हुआ है। तो एक तो लॉजिकली आप कर सकते हैं कि टेम्परेचर अगर T टाइम्स बढ़ा है तो वेलोसिटी कितनी बार बढ़ेगी? अंडर रेडिकल T टाइम्स होगी। अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ा है तो वेलोसिटी कितनी बार बढ़ गई? 2 टाइम्स बढ़ गई। ठीक है, वेलोसिटी होती है 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो ये आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, लेकिन अगर आप फार्मूले से निकालना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि अंडर रेडिकल 3 के T1 अपॉन m V2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 के T2 अपॉन m। तो V1 अपॉन V2 करोगे तो अंडर रेडिकल 3 के T1 अपॉन m डिवाइडेड बाय 3 के T2 अपॉन m कैंसल हो जाएगा इस तरह से, इज इक्वल टू अंडर रेडिकल T1 अपॉन T2। तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं कि अंडर रेडिकल T1 अपॉन T2 ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी पुट करोगे तो भी जवाब आ जाएगा। ठीक है, एक और होता है कि कंपेयर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन molecule, speed of molecule of hydrogen atom at 500। यहां पे एक बात ध्यान में रखिएगा, एटम कहा जाता है या मॉलिक्यूल कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे एटम लिखा है, अगर मॉलिक्यूल कहा जाए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के दरमियान, तो मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन का 2 होता है, उसका 32 होता है मेरे ख्याल में ऑक्सीजन का। तो कंपैरिजन जो होती है वो रेशियो बनता है 16:1 बनता है, क्योंकि उसके भी 2 हैं, उसके भी 2 हैं, लेकिन उसका मास बड़ा है तो 32 बन जाएगा और उसका 2 बनेगा। लेकिन अगर एटम का बनता है, ठीक है, तो 1 और 16 होता है। ठीक है, ये जो होता है इसमें आपको ध्यान रखना है कि एटम कहा गया है या जो है वो मॉलिक्यूल कहा गया है। ठीक है, इसमें फर्क आ जाता है मुख्तलिफ जगहों पे। एट 500 केल्विन विथ स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल VRMS, ठीक है, VRMS स्पीड कर दें। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विथ स्पीड VRMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 1000 केल्विन। ठीक है, अगर आप इस तरह से करोगे ना तो फिर ये फार्मूला थोड़ा आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 के
टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन, मास ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन का करना पड़ेगा 3 टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन ओवर हाइड्रोजन, मास ऑफ द हाइड्रोजन। आप इसको इस तरह से जब लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 kT of the oxygen over mass of the oxygen divided by 3 kT of the hydrogen over mass of the hydrogen। अब इसमें सिर्फ ये कटेंगे क्योंकि इनका मास डिफरेंट है तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन ओवर वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रेडिकल T अपॉन m डिवाइडेड बाय T H m H इज इक्वल टू ये हो जाएगा T m H अपॉन T H इंटू m ऑक्सीजन। तो ये फार्मूला आप लगाओगे, अब जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपॉन जो होगा टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन, मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये जो होता है इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर गैसेस की कंपैरिजन कही जाए, अगर टेम्परेचर इसमें भी एक आता है, अगर टेम्परेचर इक्वल दे दिया जाए तो T वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। T में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर किसके दरमियान रेशियो रहेगा, सिर्फ मासेस के। वो तो सिचुएशन बेस्ड होता है, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे एटम है या मॉलिक्यूल है, तो इससे भी बहुत सारी चीजों के अंदर फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अब जो इसके बाद है हमारे पास, वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो डिफरेंट टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि उन सब गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड इक्वल नहीं होती, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होती है। तो किसी भी टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से 60 मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक है और 5 की दूसरी, 10 की दूसरी, बाकी जो 40 मॉलिक्यूल्स है उसमें 5 की अलग है, 8 की अलग है, 7 की अलग है। तो इसका मतलब है कि 100 में से 60 मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो इक्वल होती है, वो जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, के वो स्पीड जो किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेस्ट लें, क्लास के अंदर 100 बच्चे, उसमें से 70 बच्चों की मैथ के अंदर मार्क्स हैं 80, बाकी जो 30 हैं उनमें से वेरिएशन है, किसी की 80 से ज्यादा है, किसी की 80 से कम है। तो हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो कौन सी होगी, 70, जो ज्यादा से ज्यादा की होगी, ठीक है। तो आप कहोगे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मकसद है स्पीड possessed by maximum number of molecules at certain temperature, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एग्जाम्पल अगर हम कर लेते हैं, सपोज करें, ठीक है, अगर V1 है 1 मीटर पर सेकंड, V2 है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और V3 है 3 मीटर पर सेकंड, V4 है 3 मीटर पर सेकंड, V5 है 3 मीटर पर सेकंड।
सपोज करें ये हमारे पास जो है 5 मालिक्यूल है, उसमें 3 मालिक्यूल की स्पीड कौन सी है, 3 मीटर पर सेकंड, एक मालिक्यूल की 1 है और दूसरे की 2 है, और एक और बना लें कि V6 जो है ये 4 मीटर पर सेकंड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी वो 3 होगी। ज्यादा से ज्यादा मालिक्यूल्स की जो होती है वो कौन सी हो जाती है, वो जो होती है वो इस तरह से आप कर सकते हैं कि 3 होगी। इसका फॉर्मूला होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये होती है अंडर रेडिकल 2kT अपॉन m, ये होता है इसका फार्मूला। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला कौन सा होता है, 2kT अपॉन m। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और मीन स्पीड ये मस्त मैंने जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए दिया है, बाकी आपके जो बुक के हिसाब से वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और मीन स्पीड जस्ट मैंने कहा कि कहीं पे अगर आप पढ़ो तो ये टर्म्स आते हैं, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये किस चीज से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं आखिरी बात आज हमारी कि क्या ताल्लुक होता है प्रेशर का डिफरेंट चीजों के साथ। डिफरेंट चीजों के साथ प्रेशर का क्या ताल्लुक बनता है उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास होता है इफेक्ट प्रेशर के ऊपर डिफरेंट चीजों का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ मास, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑन प्रेशर, के मास का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। देखिए ये बेसिक इक्वेशंस हैं जो हमने ड्राइव कर दी है, ठीक है। ये वाली इक्वेशंस हमने ड्राइव कर ली है कि एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे ये होता है ना, ये कंफ्यूज करती है बच्चों कि VRMS इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3kT अपॉन m, VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3kT अपॉन m। तो VRMS का जो स्क्वायर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के, ठीक है। खाली जो VRMS होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रेडिकल, लेकिन उसका स्क्वायर जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर। इफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस आर कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है, देन P is directly proportional to the number of gas molecules। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है, दोनों का टेम्परेचर भी इक्वल है, दोनों में एक गैस के 100 मॉलिक्यूल है, दूसरी गैस के 200 मॉलिक्यूल है, तो जिसके 200 मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा कुलियन करेंगे, जिसके 100 मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम कुलियन करेंगे। जैसे 2 सिलेंडर हो, गैस के सिलेंडर हम घर में लेते हैं ना, 2 सिलेंडर हो, एक भरा हुआ हो गैस से और एक आधा हो, तो उसमें गैस तो वही LPG होती है और दोनों का टेम्परेचर भी सेम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। तो फिर जिसमें सिलेंडर में ज्यादा गैस होगी उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और ज्यादा कुलियन हो रही होगी और ज्यादा प्रेशर होगा। लॉजिकल बात है, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर दो जो है वो सिलेंडर्स का सेम होता है लेकिन उसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस डिफरेंट होती है, तो जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। इफ अब इसको आप कर सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास और नंबर ज्यादा है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतना क्या हो जाएगा, मास भी बढ़ेगा। If mass of the gas is increased, number of molecules and hence number of coulomb per second increases, pressure will increase. If mass and temperature of gas are constant, अगर mass और temperature जो होते हैं वो constant है, ठीक है, कि mass भी equal है और temperature भी constant है। If mass and temperature of gas are constant, pressure is inversely proportional to the volume, ठीक है, जैसे बॉयल्स लॉ होता है आपने पढ़ा है,
ठीक है, बॉयल्स लॉ के अंदर आपने पढ़ा है ना, मास भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये कि अगर 100 मॉलिक्यूल है वो बड़े किसी वॉल्यूम में पड़े तो कुलियन का टाइम जो होता है वो ज्यादा होता है, जबकि वही 100 मॉलिक्यूल अगर छोटे वॉल्यूम के अंदर हो तो कुलियन का टाइम थोड़ा होता है, वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे क्योंकि डिस्टेंस उनको कम कवर करना पड़ता है। कम वॉल्यूम के अंदर कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा और तेजी से कोलाइड करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, नंबर ऑफ कुलियंस बढ़ेंगी। लेकिन वही 100 मॉलिक्यूल, ठीक है, वही 100 मॉलिक्यूल, इसको आप इस तरह से देखें कि अगर एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, अगर इसमें एक मॉलिक्यूल है तो ये इधर कोलाइड करेगा, इधर आएगा, थोड़े टाइम के अंदर कोलाइड करेगा, जबकि ये इसके अंदर जाएगा फिर इसके अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, कुलियन का टाइम क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। सेम टेम्परेचर है, सेम वेलोसिटी होगी, तो इस हिसाब से आप कहोगे कि अगर टेम्परेचर, if mass and temperature of gas is constant, then pressure is inversely proportional to the volume. If volume decreases, number of coulomb per second will increase due to the lesser effective distances between the wall, resulting in greater pressure. ठीक है, if mass and volume are constant, pressure is directly proportional to the root mean square speed, और root mean square speed is directly proportional है temperature के। ठीक है, तो आप कहोगे इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल इंक्रीज एंड द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर, दे विल कोलाइड विद द वॉल्स मोर ऑफन विथ ग्रेटर मोमेंटम रिजल्टिंग इन ग्रेटर प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक हो गया कंप्लीट। फर्स्ट सेक्शन जो इस चैप्टर का है वो कंप्लीट है। इसके बाद सेकंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। जीटी के बाद एक क्वेश्चन है आपके बुक के हिसाब से है कि वो पहला क्वेश्चन जो होता है वो एक्सरसाइज का, दूसरा और तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन का, वो इजी है, वो आप कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं कि एक्सरसाइज जो होती है एसटीबी की, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड, कि कौन से टेम्परेचर पे कोइंसाइड का मकसद है कि ऐसी कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस डालें और फ़ारेनहाइट डालें सेम टेम्परेचर पर। क्या ऐसा पास आपको वैल्यू पता है -40 है, जस्ट इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताना था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की डिग्रीज इक्वल नहीं है। आपको पता है सेल्सियस की जो 1 डिग्री होती है वो फ़ारेनहाइट के कितने के बराबर, 1.8 के बराबर होती है। तो दोनों की जो डिग्रीज अनइक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल टेम्परेचर शो कर सकते हैं, लेकिन केल्विन और सेल्सियस कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की डिग्री क्या होती है, इक्वल, चेंज इक्वल है, जबकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की चेंज क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो फिर इसके अंदर आप करोगे कि TC इज इक्वल टू TF, दोनों किसी एक टेम्परेचर पे हो सकते हैं, TC/5 इज इक्वल टू TF -32/9, x/5 इज इक्वल टू x -32/9, x इज इक्वल टू -40 डिग्री। आप सेल्सियस भी कह सकते हैं और फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज है उसका टेम्परेचर जो होता है, उसका टेम्परेचर अगर -40 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों स्केल्स का क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इक्वल हमें बताते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 पे कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल जीटी है, आपको टाइम बेटा बता देंगे कि किस टाइम पे होती है जीटी, और आपको आंसर
जो फिजिकल वाले हैं उनको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, लेने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे दे देंगे।